अनुवाद और हिंदी विषयक इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत और अभिवादन है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय भाषाओं से हिंदी में जो अनुवाद हुए हैं उनका इतिहास, उनकी परंपरा, वो रचनाएं और हिंदी से भारतीय भाषाओं में हुए अनुवाद। हम जानते हैं कि परस्पर भाषाओं से किए गए इन अनुवादों से एक सांस्कृतिक एकता का न केवल बीज वपन होता है अपितु उसे एक सशक्त आधार भी प्राप्त होता है। हमारे यहाँ अनुवाद की एक लंबी परंपरा मिलती है। प्रारंभिक युग से हम देखें, जब से भाषा का, लिपि का हमें बोध हुआ, हमने भाषा और लिपि का अंतर संबंध स्थापित किया, तब से हम देख सकते हैं कि परस्पर वैचारिकता का आदान प्रदान, भावनात्मक और संवेदनात्मक विचारों का, विषय वस्तु का और तमाम तरह के मूल्यों का आदान प्रदान, यह भी एक सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता बनता चला गया। भारतीय समाज वसुदैव कुटुंबकम की इस सूत्र धारणा का अनुयायी समाज है। हम न केवल भारत भूमि को अपितु विश्व की संपूर्ण भूमि को एक कुटुंब के रूप में देखते रहे हैं और ये जो कुटुंब वाली भावना है, ये भावनाओं पर और संवेदनाओं पर आधारित है और भावना और संवेदना का रक्षक, परिरक्षक और उसे प्रोत्साहित करने वाला अगर कोई अनुशासन है तो वो साहित्य है। इसलिए बहुत सा साहित्य ऐसा है जिसका भारतीय भाषाओं से हिंदी में प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुआ है और बहुत सी रचनाएं कालजयी इस प्रकार की भी हैं जो हैं तो भारतीय भाषाओं में, लेकिन उनका हिंदी में और हिंदी की कालजयी रचनाओं का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इन सब के साथ साथ एक और उल्लेखनीय संदर्भ है, वह है कि हिंदी के साहित्यकारों ने, अनुवादकों ने, भाषाविदों ने, पत्रकारों ने प्रचुर मात्रा में विदेशी भाषाओं से भी हिंदी में अनुवाद किया है। हम देख सकते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं दुनिया के जिनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का, रचनाकारों का, अनुवाद का एक इतिहास हमारे सामने उपलब्ध है। अगर हम हिंदी में आज शेक्सपियर को जानते हैं, शेक्सपियर की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं, तो उसका श्रेय अनुवाद और अनुवादकों को ही जाता है। अगर हम आज कार्ल मार्क्स को, फ्रॉइड को, गेटे को और इसी तरह शैले को, कीट्स को, इनको जानते हैं तो उसका श्रेय भी अनुवाद और अनुवादकों को ही जाता है। बहुत से ऐसे शास्त्रकार भी हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, सुकरात हैं, या इसके बाद और कई शास्त्रीय चिंतन करने वाले, कविता के विषय में, साहित्य और संवेदना के विषय में, काव्यात्मा के विषय में, तमाम तरह से विचार विमर्श करने वाले अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग देशों से जो चिंतक विचारक हमारे सामने उपस्थित हैं, जिनको हम हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उसका श्रेय भी अनुवाद को और अनुवादकों को जाता है। बड़ी बात यह है कि चाहे भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद हो, हिंदी से भारतीय भाषाओं में, विदेशी भाषाओं से हिंदी में हो या हिंदी से विदेशी भाषाओं में, इसमें साहित्य की
अधिकांश विधाओं के अनुवाद हमें देखने को मिलते हैं। कविता के अनुवाद प्रचुर मात्रा में परस्पर हुए हैं। ये न केवल मुक्तक छंद के, प्रबंध काव्य के, महाकाव्य के, चंपू काव्य के, खंड काव्य के, इनके भी अनुवाद हुए हैं। और यही नहीं, वीर रस की कविता, भक्ति की कविता, अध्यात्म की कविता, धर्म प्रचार की कविता, प्रेम की कविता, ऐसी बहुत सारे विषय और अनुशासन हैं जिन पर कविताएं लिखी गई। और जो महाकाव्यात्मक ग्रंथ हैं उनके भी अनुवाद प्रचुर मात्रा में हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण महाकवि तुलसीदास की रामचरितमानस है। गीता का अनुवाद है, महाभारत के भी अनुवाद हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब के भी अनुवाद हुए हैं। और यही नहीं, भक्तिकाल, रीतिकाल या संस्कृत साहित्य, इसके तमाम तरह की रचनाओं और रचनाकारों के अनुवाद हमें मिलते हैं। वैदिक साहित्य का भी, चारों वेदों का अनुवाद बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भाषाओं में, हिंदी में और विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। पुराणों का अनुवाद, उपनिषदों का अनुवाद, कथा साहित्य का अनुवाद, नीति साहित्य का अनुवाद और युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, खगोल शास्त्र, इन सब अनुशासनों में अनुवाद की ये परंपरा मिलती है। और यही स्थिति जहाँ जहाँ विदेशी भाषाओं में, दुनिया की अलग अलग देशों की भाषाओं में बहुत सी रचनाएं हमें मिलती हैं। अब तो कोरियन भाषा से हिंदी में, जापानी से हिंदी में, चाइनीज़ भाषा से हिंदी में, रूसी से हिंदी में, जर्मनी से हिंदी में, इटालियन भाषा से हिंदी में, इस प्रकार के अनुवाद भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हिंदी की रचना धर्मिता, हिंदी के कवि, हिंदी के गद्यकार आज प्रेमचंद को दुनिया की भाषाओं में बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ पढ़ा जा रहा है। आज महाकवि जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, भारतेंदु को, द्विवेदी युग के बहुत से रचनाकारों को, और आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो अज्ञे की रचनाओं को, नरेश मेहता की रचनाओं को, धर्मवीर भारती की रचनाओं को बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं कि कवियों ने इस क्षेत्र में स्वतः भी अनुवाद किए हैं और विदेशियों ने भी अनुवाद किए हैं। तो ये जो भारतीय अनूदित साहित्य है, उसकी एक विशेषता यह है कि उसमें हिंदी कहीं न कहीं केंद्र में रही है। या तो भारत की अनेक भाषाओं से, संविधान में 8वीं अनुसूची में स्वीकृत 22 भाषाओं से ये अनुवाद का सिलसिला लगातार चल रहा है। और हमारे देश के पत्रकार, कवि, साहित्यकार जो कि अनेक भूमिकाओं में एक साथ उपस्थित होते हैं। तो इस श्रृंखला में, इस परंपरा में हम चर्चा आज कर रहे हैं अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवादों की। इससे पहले हमने भारतीय भाषाओं से कालजयी रचनाओं के अनुवाद का इतिहास देखा। बहुत से अनुवादकों के प्रदेय पर हमने दृष्टि डाली। हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ी से हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में जो अनुवाद हुए, उनमें सर्वप्रथम हमारी दृष्टि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, अर्थात अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रचार प्रसार के समय ये दिखाई देता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि बाइबल के अनुवाद, उसका उद्देश्य भी धर्म प्रचार ही रहा और युद्ध स्तर पर अखिल वैश्विक स्तर की भाषाओं में अनुवाद करने का एक सिलसिला दिखाई देता है। लेकिन धर्म प्रचार के साथ साथ मूल्यों के प्रचार की, चिंतन धारा के प्रचार की यह चिंता भी अनुवादकों ने की है। इसलिए अंग्रेज़ी से वैज्ञानिक, धार्मिक, शैक्षिक साहित्य, इनके भी अनेक अनुवाद हुए हैं, होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। क्योंकि अनुवाद का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि हम ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं, शिक्षा दीक्षा का, अद्यतन, अधुनातन,
जानकारियों का परस्पर विनिमय करना चाहते हैं और इसमें अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि अनुवाद विश्व का संवाद है। हम जानते हैं कि अनुवाद एक सेतु है, एक पुल है जो दुनिया की अनेक भाषाओं के बीच में स्थापित होता है, जिसमें आवागमन निर्बाध होता है, जिसमें कहीं कोई अवरोध नहीं होता। इसलिए अनुवाद को हम चाहे क्रिएटिव लिटरेचर यानी सृजनात्मक साहित्य हो, चाहे ज्ञान विज्ञान, तकनीक, उद्योग और प्रौद्योगिकी का साहित्य हो, उन सब के अनुवाद में हम देख सकते हैं कि अनुवादकों का प्रदेय बड़ा स्तुत्य और वंद्य रहा है। आज हिंदी जगत में या भारतीय साहित्य जगत में, भाषा जगत में अगर हम वर्ड्सवर्थ को जानते हैं, पढ़ते हैं, जॉन कीट्स को जानते हैं, पढ़ते हैं, शैले को जानते हैं, बायरन को जानते हैं, टॉमस ग्रे को जानते हैं, गोल्डस्मिथ और काडलर को जानते हैं, तो निश्चित ही इसका अर्थ है कि इनकी कविताओं को पढ़कर उनसे आनंद लेने का यह श्रेय, यह क्रेडिट अनुवाद को और अनुवादकों को ही जाता है। बहुत से पाठ्यक्रमों में हमारे यहाँ ये कवि लगे हुए हैं। हम इन कवियों को पढ़कर कविता के स्वरूप से, कविता के मर्म से और काव्य की परिवेशगत स्थितियों से अवगत भी होते हैं। कौन कवि किस देश से, किस भाषा से, किस परिवेश को उद्घाटित करना चाहता है, उस कविता के माध्यम से वो संदेश क्या देना चाहता है, इन सब की जानकारियाँ भी हमें अनूदित रचनाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अनुवाद का एक बड़ा प्रदेय यह भी है कि वह सांस्कृतिक धरातल पर जोड़ने का काम करता है, परस्पर हमारी परंपराओं और मूल्यों से एक दूसरे को अवगत कराता है। अनुवाद सार को ग्रहण करने का एक सशक्त आधार भी बन जाता है। इसलिए इस प्रकार के अनुवादों ने और अनुवादकों ने हमें न जाने कितनी रचनाओं के, चाहे कविता हो या गद्य हो, उनके अनुवाद करके परस्पर हमें उपकृत किया। जैसे परीक्षा गुरु, ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है, और शेक्सपियर, बायरन, इनकी कविताओं के अनुवाद को देखें, कहानियों के अनुवाद को देखें, नाट्य रचनाओं के अनुवाद को देखें, तो अनूदित रूप ने निश्चित रूप से एक ऐसे वर्ग का, एक ऐसे भाषाभाषी समुदाय का बड़ा उपकार किया जिसे अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन वो अंग्रेज़ी में लिखित साहित्य को पढ़ना और आनंदित होना चाहता है, जिसे दूसरे देशों की भाषा नहीं आती, लेकिन वहाँ की कालजयी रचनाएं और कालजयी रचनाकार अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो अनुवाद के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ, इनकी काव्यकृति हर्मिट, इसको हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित रचनाकार, जो प्रारंभिक आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर के बहुत स्थापित रचनाकार हैं, श्रीधर पाठक, उन्होंने एकांतवासी योगी के शीर्षक से इसका अनुवाद किया। हम देख सकते हैं कि स्वयं भारतेंदु ने भी अनुवाद अंग्रेज़ी से हिंदी में किए थे, जिसमें बहुत चर्चित कृति तो मर्चेंट ऑफ वेनिस है शेक्सपियर की, जिसका अनुवाद उन्होंने दुर्लभ बंधु के नाम से किया था। तो हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के, भारतेंदु मंडल के रचनाकार हों या महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के रचनाकार हों, इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ी की अनेक साहित्यिक रचनाओं का, काव्य और गद्य रचनाओं का अनुवाद हिंदी में किया। इससे हिंदी का परिदृश्य भी बड़ा हुआ। अंग्रेज़ी में लिखित या अंग्रेज़ी के माध्यम से विश्व की भाषाओं में लिखित रचनाओं को जब हम हिंदी जगत तक पहुंचा सके, अनुवाद के माध्यम से उन रचनाओं का रसास्वादन करा सके, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। लोचन प्रसाद पांडे ने योगी नाम से अनुवाद किए। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की रचना डेजर्टेड विलेज, ये एक बड़ी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। डेजर्टेड विलेज, इसका बहुत सुंदर शीर्षक के साथ अनुवाद किया
उसको उजड़ ग्राम नाम से उन्होंने अनुवाद में प्रस्तुत किया। यानी 1889 में हम देख सकते हैं कि डेजर्टेड विलेज का एक अनुवाद हिंदी में हुआ, जिसको उजड़ ग्राम के नाम से श्रीधर पाठक ने बड़ी खूबी के साथ किया। और गोल्डस्मिथ की ये रचना बड़ी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध रचना है, सुपठ्य रचना है, और उस रचना को हर देश, हर भाषा का व्यक्ति पढ़ना भी चाहता है। इसलिए हिंदी जगत ने जब उजड़ ग्राम नाम से इस रचना को पढ़ा तो निश्चित रूप से काव्य का, साहित्य का रसास्वादन वो कर सके। एक अन्य कृति ट्रैवलर बड़ी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। 1902 में श्रांत पथिक शीर्षक से पाठक जी ने, श्रीधर पाठक ने इस रचना का अनुवाद किया था। द ट्रैवलर यानी जिसको पथिक कहते हैं, उन्होंने श्रांत पथिक नाम दिया और ये रचना हिंदी जगत में बहुत लोकप्रिय हुई। अगर भारतेंदु और द्विवेदी युग के अनुवादों पर विचार करें, अगर प्रथम इन दो कालखंडों में, इन दो युगों में हुई अनुदित रचनाओं पर दृष्टि डालें तो उनमें श्रांत पथिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और श्रीधर पाठक अधिकारी अनुवादक हैं, उन्हें भाषाओं का अधिकार प्राप्त है। श्रीधर पाठक ने इस काव्य कृति को या ऐसी अन्य काव्य कृतियों को जिनके अनुवाद किए, अंग्रेजी की कविताओं को भी हिंदी में स्वतंत्र रूप से, चाहे वो मुक्तक हों या प्रबंधात्मक हों, अनुवाद किया। और अपनी अनुवाद कला से, अपनी अनुवाद की तकनीक से, क्योंकि अनुवाद हम जानते हैं कि एक तकनीकी विषय है, ये संवेदना और भावनाओं को अंतरित करने, संचरित करने का एक सशक्त साधन भी है, एक टूल भी है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं श्रीधर पाठक मूलतः हिंदी के साहित्यकार हैं, कवि हैं, और कविता का अनुवाद करने के लिए अनुवादक के पास कवि मन होना चाहिए। और इस बात को हम श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित इन रचनाओं का अगर आस्वादन करें जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए गए हैं, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि उनके पास कवि हृदय है और उन्होंने भावलोक की पूरी तरह रक्षा करने का प्रयत्न किया है। हालांकि कविता के अनुवाद में अनेक प्रकार की सीमाएं होती हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां होती हैं। वो भाषा की भी है, शब्द संपदा की भी है, कविता के अंगों की भी समस्या है। लेकिन फिर भी श्रीधर पाठक ने यथासंभव इन रचनाओं के अनुवाद में न्याय करने का प्रयास किया है। टॉमस ग्रे की कविता शेफर्ड एंड द फिलोसोफर, इसको हम देख सकते हैं कि बड़ा सुंदर शीर्षक दिया गया, गडरिया और आलिम। अब आप अनुमान लगाइए कि इनमें प्रतीकात्मकता को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। 1884 में इस रचना का अनुवाद हुआ। लॉन्गफेलो की कविता इवेंजलिन को अंजलेना नाम से, परनेल की कविता हर्मिट को योगी शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया गया। तो हिंदी के पाठकों को अंग्रेजी के माध्यम से विश्व की अनेक भाषाओं में लिखित साहित्य, इससे उपकृत किया गया, अवगत कराया गया, उनके आस्वाद से जोड़ा गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अनुवाद और अनुवादक जनहित के लिए, लोकहित के लिए, सर्वहित के लिए बड़ा काम करता है। मैकाले के कथा काव्य, कुछ काव्य रचनाएं ऐसी भी होती हैं जो कथात्मक होती हैं, होती तो काव्यात्मक है लेकिन मूल भावना उसकी कथा के साथ जुड़ी होती है। इसकी एक मैकाले की एक रचना लेज ऑफ एंशेंट रोम, इसने हिंदी अनुवादकों को अपनी ओर अत्यधिक आकृष्ट किया, प्रेरित भी किया। यद्यपि संपूर्ण काव्य का हिंदी में अनुवाद नहीं हो सका, लेकिन जितना हुआ, आंशिक भी हुआ, तो उसका स्वागत, अभिनंदन बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में हुआ।
और इसके एक अंश हॉरेशस को छंगालाल मिश्र ने 1903 में अनुवाद किया। हम देख सकते हैं कि किसी भी बृहत रचना के यदि अध्याय होते हैं, खंड होते हैं, अलग अलग अंश होते हैं, तो उन अंशों का अनुवाद करने की परंपरा भी व्यक्ति अलग अलग रूप में, अनुवादक अलग अलग रूप में करते हुए उपस्थित होते हैं। इसी को बच्चन पांडे ने 1911 में तथा रघुनाथ प्रसाद कपूर ने 1912 में अनुवाद किया। अनुदित रूप में ये रचना आंशिक रूप में भी हमारे सामने आई। यह भी बोध होता है कि इस प्रकार एक ही रचना के अलग अलग अंशों का अनुवाद करने वाले लोग भी, यानी अनुवादक भी एकाधिक थे। अभिरुचि के आधार पर अगर रचना किसी को कोई बहुत अच्छी लगती है, प्रेरित करती है, तो उसके मनोमस्तिष्क में ये विचार जागृत होता है कि इसका अनुवाद होना चाहिए, यह हिंदी जगत तक पहुंचनी चाहिए, यह भारतीय भाषाओं में जानी चाहिए। और इस प्रकार के प्रयास खूब हुए, प्रचुर मात्रा में हुए। इसलिए बच्चन पांडे ने 1911 में, रघुनाथ प्रसाद कपूर ने 1912 में इस तरह के अनुवाद किए हैं। हरिवंश राय बच्चन ने उमर खय्याम की रुबाइयों को फिट्जेराल्ड द्वारा अंग्रेजी में किए गए अनुवाद के माध्यम से हिंदी में अनुवाद किया। हम जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी के एक बड़े रचनाकार हैं, बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं, बड़े प्रतिष्ठित गद्यकार हैं। उनकी आत्मकथा को देखें, उनकी कविताओं को देखें, चाहे वो लघु और मुक्तक कविताएं हों या लंबी कविताएं हों, उनकी कविताओं में प्रेम भी है, भक्ति भी है, राष्ट्र भी है, स्वाधीनता संग्राम वह भी चर्चा में आता है। बच्चन ने, जो कि अंग्रेज़ी हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं, मंच पर भी उन्होंने लंबे समय तक कविताएं की है। ऐसी हरिवंश राय बच्चन की अनेक कविताएं हमारे यहाँ पाठ्यक्रमों में भी निर्धारित हैं। उमर खय्याम पर्शियन के, यानी फ़ारसी के बड़े प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। उमर खय्याम की रुबाइयाँ, यानी रुबाइयात उमर खय्याम, इसका फिट्जेराल्ड जो अंग्रेज़ी के विद्वान थे, उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया था। और हरिवंश राय बच्चन ने अंग्रेज़ी अनुवाद को पढ़ा और पढ़कर अत्यधिक प्रभावित हुए, और उस प्रभाव को उन्होंने अनुवाद में अंतरित करने का विचार किया। इसलिए जब वो अनुवाद करने का मन बनाते हैं तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती यह आती है कि उन्हें पर्शियन, फ़ारसी नहीं आती, लेकिन वह अंग्रेज़ी माध्यम से जब उस फ़ारसी की अनुदित रचना को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका हृदय इस बात को बार बार आग्रह करता है कि इसको हिंदी में अनुवाद करना चाहिए। तो एक प्रकार से उन्होंने अनुवाद से अनुवाद किया और हिंदी में उनकी अनुदित रचना मधुशाला के नाम से लब्ध प्रतिष्ठ हुई, ख्याति प्राप्त की। और मधुशाला भी एक ऐसी रचना बन गई जिसमें तीन प्रतिभाएं एक साथ समाहित हुई। एक उमर खय्याम की प्रतिभा, काव्य प्रतिभा, जिसको उन्होंने रुबाइयात उमर खय्याम के रूप में प्रस्तुत किया, और दूसरी प्रतिभा फिट्जेराल्ड की, जिन्होंने उसे फ़ारसी से अंग्रेज़ी में अनुवाद किया, और तीसरी हरिवंश राय बच्चन की प्रतिभा, जिन्होंने अंग्रेज़ी से उसे हिंदी में अनुवाद किया। जब हिंदी में अनुवाद करते हैं बच्चन, तो उसमें वो ये भी स्वीकार करते हैं कि मैं इसमें कुछ छूट भी ले रहा हूँ। ये एक अच्छी बात है कि बच्चन स्वयं भी कवि हैं, और कवि मन ही कविता का ठीक ठीक अनुवाद, विधिवत अनुवाद कर पाता है। इसलिए उन्होंने उसमें छूट भी ली, लेकिन काव्य तत्व की रक्षा की। भाषा के माध्यम से कविता को इस तरह अंतरित किया कि पाठक अभिभूत हो गए, कंठस्थ हो गई मधुशाला हमारे देश के न जाने कितने बड़े वर्ग को, कितने बड़ी संख्या में विद्यालयों में, महाविद्यालयों में इस रचना ने बड़ी ख्याति अर्जित की। उमर खय्याम की रुबाइयों का बच्चन द्वारा किया गया अनुवाद उत्कृष्ट काव्य अनुवाद का उदाहरण बन गया। बच्चन ने
अंग्रेजी के कवि कीट्स की, जॉन कीट्स की लगभग 100 कविताओं का भी अनुवाद हिंदी में किया। मरकत द्वीप का स्वर नाम से यह काव्य संग्रह 1966 में प्रकाश में आया। हम देख सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का अनुवाद के प्रति यह जो समर्पण है, यह वास्तव में विलक्षण है। समय समय पर वो मुक्त छंदों में लिखी गई कविताओं का, विशेष रूप से उन्होंने अंग्रेजी की कविताओं का, अंग्रेजी की रचनाओं का, चाहे वो नाट्य रचनाएं हों, चाहे वो काव्य रचनाएं हों या अन्य विधाओं में, जैसे हरिवंश राय बच्चन शेक्सपियर के बड़े प्रतिष्ठित अनुवादक माने जाते हैं। शेक्सपियर की नाट्य रचनाओं का बड़ा लोकप्रिय अनुवाद हरिवंश राय बच्चन का माना जाता है, जो कि प्रकाशित भी हुई। कई सारे नाटक उन्होंने शेक्सपियर के पढ़े, उनको आत्मसात किया, उनके साथ यथासंभव न्याय भी किया और वो लोकप्रिय भी हुए। इस तरह बच्चन के मन का कवि, बच्चन के गद्य भाषा का अधिकारी विद्वान, इन सब ने मिलकर उपकार किया अनुवाद जगत के लिए, अनुवाद के पाठकों के लिए, और निश्चित ही इससे हिंदी भाषा की समृद्धि हुई। हिंदी भाषा में जब किसी भी विदेशी भाषा की, किसी विदेशी साहित्य की रचना का अनुवाद होता है, तो वह अनुवाद पाठकों का तो उपकार करता ही है, लेकिन भाषा का भी उपकार करता है। भाषा में भी बहुत सी नई शब्द संपदा इसका समावेश होता है, बहुत से प्रतीकों का, बहुत से मिथकों का, बहुत से बिंबों का, बहुत सी काव्यांग और काव्य धारणाओं का यह भी आगमन होता है। तो अनुवाद इसीलिए कहा जाता है कि परस्पर विनिमय को स्थापित करने का एक सेतु है। दो रचनाकारों के बीच में, दो धर्मों के बीच में, दो जातियों के बीच में, दो समुदायों और संप्रदायों के बीच में, दो राज्यों के बीच में एक पुल बनाने का काम अनुवाद और अनुवादक करते हैं। इसलिए हम जब विदेशी भाषाओं में लिखी गई कविताओं को पढ़ते हैं तो हमें एक नई तरह का, एक नवीनता के आस्वाद का बोध होता है। और हमारी यहाँ की कविता का, चाहे वो छायावादी कविता हो, चाहे वो भारतेंदु और द्विवेदी युगीन कविता हो, चाहे वो ब्रजभाषा की अवधि की कविता हो, मैथिली की कविता हो, और इसी प्रकार खड़ी बोली की आधुनिक काल की कविताएं हों। कामायनी के बहुत अनुवाद हुए, 10-12 से ज़्यादा अनुवाद हो गए। रामचरितमानस के अनुवाद हो गए, सूरदास का अनुवाद, बिहारी लाल का अनुवाद, कबीर के बहुत अनुवाद हुए, और ये सब अनुवाद दुनिया की भाषाओं में इनका अभिवादन हुआ, इनका स्वागत हुआ, इनको पढ़ा गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि बच्चन हो या अन्य अनुवादक, उन्होंने अनुवाद के माध्यम से साहित्य को न केवल समृद्ध बनाया, भाषा को समृद्ध बनाया, अपितु उन्होंने पूरी दुनिया को साहित्य की रचनाओं से उपकृत किया, लाभान्वित किया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।